मॉर्निंग क्लास 9 पार्ट 2 में नेक्स्ट हेडिंग है जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। ये फ्रांस की जनसंख्या बता रहा है कि 1715 ईस्वी में 2.3 करोड़ से 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गए। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। उसका परिणाम यह हुआ 1789 में कि वहाँ के अनाज उत्पादन की जो तुलना थी उसमें काफ़ी से मांग बढ़ी। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरों का अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पावरोटी की कीमत भी तेज़ी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे, उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की कामगार कारखानों लेकिन महंगाई अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियाँ तब और बदतर हो जाती जब सूखे ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। अगर स्थिति उस टाइम ख़राब हो जाती, जब मानसून के अगर ख़राब हो जाता, ओले पड़ने लगते तो सब खत्म हो जाता। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा होता। जैसी बात है, जब भाई अनाज होगा ही नहीं तो रोजी रोटी किसानों पर बहुत भारी मात्रा में दबाव पड़ेगा। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजस्थान के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। ये अक्सर कहने का मतलब ऐसे संकट फ्रांस में आम थे। अक्सर करके ऐसे संकट उत्पन्न हो जाते थे कि अकाल पड़ जाता था, ओले पड़ते थे, काफ़ी तेज़ी से पैदावार कम होती थी, संकट तेज़ी से बढ़ जाती थी। जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता, आइए जानिए। इसमें खराब फसल अब गरीब गुरबा पावरोटी नहीं खरीद पाए, महामारी से पूरा दृश्य बना है। नेक्स्ट हेडिंग है उभरते मध्य वर्ग के विषाधिकारों के अंत की कल्पना। पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके। भाई अकाल पड़ जाने के बाद जो वहाँ के जिम्मेदार स्टेट थी, वे लोग विचार किए कि नए संपर्क में समृद्ध शिक्षित संपर्क में एकजुट हुए। 18वीं सदी में नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारी व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। रेशमी वस्त्रों उत्पादन का निर्यात किया तो उस समय फैला। ऊनी कपड़ों का समाज के समृद्ध लोग उसे खरीदते थे। छत्तीसगढ़ स्टेट में इन सौदागर निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा, वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। इस पेशा में वकील, प्रशासनिक नेता, कर्मचारी ये भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जमुनावी अधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। इन लोगों का मानना ये था कि किसी व्यक्ति का सामाजिक आधार उसकी सामाजिक हैसियत रहनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जॉन जाक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की। अपने 2 ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, लॉक ने राजा की दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध आधारित सरकार प्रस्ताव रखा। मांस्क्यून द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना सरकार के अंदर
विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका भी सत्ता विभाजन की कही गई। राजा लाख राजन दैवी निरंकुश अधिकार खंडन किया, मतलब देवी देवताओं को भी माना जाए, कहने का मतलब। और इसके लिए मांस्क्यू द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक एक रचना की है। वहाँ के कार्यपालिका भाई कानून भी उनके साथ थी, कहने का मतलब। जब राज्य अमेरिका और 13 उपनिषदों में ब्रिटेन खुद आज़ाद घोषित कर दिया तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। ब्रिटेन को खुद आज़ाद घोषित कर दिया गया तो उस पर ब्रिटेन पर एक राज्य बना, वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। ये प्रेरणा जो दी गई उस संविधान के आधार पर एक गारंटी दिया गया, एक प्रतिज्ञा दिया गया, एक संकल्प दिया गया, आश्वासन दिया गया, कहने का मतलब कि दार्शनिकों के इन विचारों पर काफ़ी हौसों एवं सैलान की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुई करती। पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों अखबारों के लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके। इसी समय लुई 16वीं द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। उसके बाद उसके खिलाफ 16वीं शताब्दी में लुई के राज्यकाल में एक जनता समूह बना करके अपना क्रोध प्रज्वलित कर दी। दूसरा चैप्टर है क्रांति की शुरुआत। पिछले भाग में आप देख चुके होंगे। 16वीं लुई ने 16वीं कर बढ़ा दिए। 16वां कर, क्या आप सोच सकते हैं ऐसा कैसे किया होगा? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। फ्रांसीसी सम्राट नहीं, लेकिन जैसे ही लुई आया वो 16वीं कर लगा दिया दूस पे। और इसके लिए स्टेट जनरल प्रतिनिधि सभा बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्तावों को मंजूरी लेनी पड़ती थी। इसमें वहाँ के स्टेट जो विधायक मंत्री वो सब थे उनको भी मिला करके इस कर के लिए जो है प्रेरित करता था। स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। फ्रांसीसी सम्राट लुईस 16वीं ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई 1789 में। उसके बाद प्रतिनिधियों की मेज़बानी के लिए वर्साय की एक आलीशान भवन को सजाया। पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे। एक बैठक बनाया गया और 300 प्रतिनिधि भेजे आमने सामने कतारों में बिठाए गए। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि अपेक्षाकृत उनके पीछे खड़े गए। तीसरे स्टेट में प्रतिनिधि और किसानों, औरतों, कारीगरों एवं में प्रवेश करना वर्जित था। अच्छा, उस बैठक में किसान नहीं जा सकते थे, न ही कारीगर, इनका वर्जित था। क्यों? क्योंकि वो ऐसा मीटिंग था जिसमें कर का जो लुई ने कर लगाया था उसका खंडन किया जा सके। लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों या मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। वहाँ का जनरल था, उसके अनुसार ये कहना था कि सबको एक मत दिया जाए, एक अपना अथॉरिटी दी जाए। इस बार में लुई 16वीं इस प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। अच्छा, लुई इससे दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधि ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था। इससे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट प्रस्तुत किया। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट का प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। तीसरे स्टेट में प्रतिनिधि खुद संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे।
20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। तीसरे स्टेट में क्या हुआ कि फ्रांसीसी का जो प्रवक्ता था 20 जून को प्रतिनिधि वर्साय इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए और अपने असेंबली को घोषित किया, शपथ ली। क्या शपथ लिए वहाँ की नेशनल असेंबली? सम्राट शक्तियों को कम करने वाले संविधान तैयार नहीं किया जाएगा और असेंबली नहीं भंग होगी। मतलब जो बैठक होगी वो असेंबली वो नहीं भंग होगा। उसका नेतृत्व मिराबियो आहे सी ने किया और मिराबियो ने जब कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकार वाले समाज को खत्म करने की ज़रूरत में सहमत था। मिराबियो आवे जो था वो गरीब था, लेकिन जो सामंती विशेषाधिकार समाज का सहमत था उसे वो खत्म करना चाहता था। उसे एक पत्रिका निकाली, वर्षा में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए गए। आबे सी ने मूलतः पादरी था। उसने तीसरा स्टेट क्या था शीर्षक के अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पैम्पलेट लिखी। एक पैम्पलेट लिखा। वो क्या लिखा भाई? जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी, पावरोटी की कीमतें आसमान छू रही थी, बेकरी मलिक की स्थिति का फ़ायदा जमा जुटने बेकरी दुकानों पर घंटों इंतजार के बाद गुस्साई औरतें भीड़ दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट रेना पेरिस कुर्द में 14 जुलाई को बास्तिल धावा बोलकर उन्हें नेस्ताबूत कर दिया। अच्छा, वो ऐसा असेंबली निकाला आवे जिससे जब कड़ाके की ठंड पड़ने लगी तो लोग दुकानों पर जाके एक लाइन खड़ा करने लगे। देर से न मिलने के कारण वो धावा बोल करके वहाँ के औरतें आदमियों ने सब दुकान वो नियम ध्वस्त कर दिए। देहाती इलाकों में गाँव में ये अफवाह फैल गई कि जागीरों ने मालिकों ने भाड़े पर लुटेरों को गिरोह में बुला लिया। अच्छा, इलाकों उस गांव में एक क्या अफवाह फैल गई कि लोगों ने गुंडों को बुला ले। कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन जबकि ये लोग गलत कर रहे थे, इसलिए वहाँ का आक्रमण कर अपनी विद्रोही प्रजा शक्ति नुमाइश ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दी और यह संविधान पर अंकुश होगा। संविधान पादरी को विशेषाधिकार जबरदस्ती, इस प्रकार ये भी रेलवे संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई।